जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर की इस क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं डे टू डे के करंट अफेयर के जो टॉपिक रहे हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बने रहिए इस क्लास से और अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे उनको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखिए, 1 दिसंबर को हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इस स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड का जो हजारीबाग क्षेत्र है, इस हजारीबाग में परेड का आयोजन भी किया गया है। और इस परेड में गृह मंत्री अमित शाह स्वयं शामिल हुए थे दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा कि यहीं पर क्यों ये परेड का आयोजन किया गया, क्योंकि हजारीबाग का जो क्षेत्र है ये बीएसएफ का सबसे पुराना ट्रेनिंग सेंटर भी है। अगर हम बीएसएफ की स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर को 1965 में केंद्र सरकार के एक अभिकरण के तौर पर इसको स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है, उसका एक सशस्त्र पुलिस बल है ये। और भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा सशस्त्र पुलिस बल के तौर पर आप बीएसएफ को देखते हो। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? उद्देश्य था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो भारत की एक लंबी सीमा रेखा है, उस पर चौकसी बढ़ाने के लिए, उसकी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इसको स्थापित किया गया है, ताकि वहां से जो अवैध घुसपैठ होने की संभावना रहती है, तस्करी की संभावना रहती है, उसको रोका जा सके। तो हमारी सीमाओं को और मजबूती के साथ सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीएसएफ की स्थापना दोस्तों की गई है। भारत के गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है और विश्व का सबसे बड़ा सशस्त्र पुलिस बल भी है बीएसएफ, ध्यान रखेंगे। ओके, कब स्थापित हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 को याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ है, राजधानी लखनऊ है। यहां की विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया, उसके बाद जो फिरोजाबाद है उसका नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया। ऐसे कई सारे शहर हैं जिनका नाम बदला जा रहा है, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज के तौर पर आप देखते हैं, फैजाबाद को अयोध्या के तौर पर आप देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज किससे संबंधित है? दोस्तों, पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की, और हाल ही में इनके द्वारा इसका विमोचन भी किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वेलकम टू पैराडाइज से संबंधित, तो ट्विंकल खन्ना आंख बंद करके लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल इतिहास का उत्सव आयोजित किया गया है। कहां आयोजित किया गया है? तो यह उत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, याद रखेंगे। और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार में गठित एक नवीनतम मंत्रालय है, जो मोदी सरकार के अंतर्गत स्थापित किया गया है। जल व्यवस्था को देखने का इसका इंपॉर्टेंटली रोल तय किया गया है। लेकिन जब हम जल इतिहास उत्सव की बात करते हैं दोस्तों, जो नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य अलग है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो जल विरासत स्थल है उनकी सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जनता में एक सहयोग की भावना को बढ़ाना है, स्वामित्व की भावना को इसके अंतर्गत बढ़ावा देना है, पर्यटन को बढ़ावा देना भी इसका मूल उद्देश्य है। कौन से? जल इतिहास उत्सव, मतलब ऐसे क्षेत्र जो पर्यटन की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जहां जल की स्थिति आपको देखने को मिलती है। प्रसिद्धि का कारण कहीं ना कहीं पानी का एरिया भी जहां पर होता है, उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो उनके संरक्षण को लेकर, स्वामित्व को लेकर, पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जल इतिहास उत्सव भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय जो है वो आयोजित कर रहा है। कहां? नई दिल्ली में। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव आयोजित किया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम में इसको आयोजित किया गया है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वैज्ञानिक वी.आर. ललितांबिका को किस देश के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो लीजन ऑफ ऑनर जो है दोस्तों, वो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और वी.आर. ललितांबिका को इस सम्मान से ही सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका और अनुवादक अर्शिया सत्तार को साहित्यिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सम्मान है? तो अर्शिया सत्तार को ये जो सम्मान मिला है, ये भी फ्रांस का साहित्य की दृष्टि से एक बड़ा सम्मान है और इनके लेखक के कार्यों को लेकर यह सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। तो अर्शिया सत्तार को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का सम्मान फ्रांस के द्वारा प्रदान किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। ठीक,
अगला प्रश्न है, हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता है? पंजाब ने इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब होता है? याद रखिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस होता है और यह दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि वैश्विक स्तर पर एड्स की लाइलाज बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके। लोग जनरली इस बीमारी को लेकर या तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं या फिर सावधानी बरतने से पीछे हटते हैं कि उनको पता नहीं होता कि ये बीमारी कैसे हो जाती है। और दूसरी बात है कि अगर किसी को होती भी तो उससे अलग प्रकार का भेदभाव का एक व्यवहार किया जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है, एड्स के बारे में उनको ज्ञान दिया जाता है कि ये बीमारी एक तो फैले ना, क्योंकि आपको जब पता होगा कि ये कैसे होती है, कैसे फैलती है, तो उस चीज का पता होने के बाद उस चीजों को रोका जा सकता है, तो इसके संक्रमण पर रोक लगाएंगे। दूसरी बात है कि अगर किसी को एड्स है तो उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार ना करे कि वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं फ्रस्ट्रेट समझ ले, बहुत ज्यादा उसका बोल सकते हैं मनोबल गिर जाए और उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए। तो इन सभी चीजों को देखते हुए समाज में एड्स को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स की बात करें दोस्तों, एक लाइलेज बीमारी, इसकी कोई इलाज अभी तक टीका वैक्सीन नहीं मिली है, ये ध्यान रखेंगे। और ये किसके कारण होता है? HIV के कारण होता है। HIV एक वायरस है जिसका पूरा नाम है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब ये जो HIV वायरस है इसके संक्रमण के कारण एड्स की बीमारी होती है। जब भी किसी को एड्स का संक्रमण हो जाता है दोस्तों, मतलब HIV से जो प्रभावित है उस व्यक्ति में जो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उनकी संख्या गिरने लगती है, उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत कम हो जाती है। इतनी कम हो जाती है कि रोगों से लड़ने की उसकी स्थिति में वो नहीं होता और छोटी छोटी सी बीमारियां जो है उसको बहुत जल्दी घेर लेती हैं। और जैसे जैसे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती जाती है तो फिर कहीं ना कहीं आपकी मृत्यु जो होती है वो निश्चित हो जाती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो HIV वायरस के कारण एड्स की बीमारी होती है, ये ध्यान रखेंगे। और ये भी समझिए कि अगर किसी को एड्स हो गया तो अन्य बीमारी से लड़ नहीं सकता, बराबर, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी लगभग खत्म हो जाती, इसीलिए बहुत खतरनाक बीमारी है, इलाज इसका नहीं है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस होता है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो हर साल नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, ये याद रखेंगे। हॉर्नबिल जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और केरल दोनों का ही राज्य पक्षी है। बड़े पैमाने पर देश के पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में हॉर्नबिल आपको देखने को मिलता है। इसका नाम अंग्रेजों के द्वारा हॉर्नबिल रखा गया है। जब आप इस पक्षी को देखते हैं तो इसकी एक लंबी चोंच होती है, लंबी चोंच है। अब चोंच के 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। जैसे हम मनुष्यों में हम देखते हैं ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ, उसी प्रकार से इस पक्षी में भी आपको चोंच देखने को मिलेगी, एक ऊपरी और एक निचली। अब जो निचली चोंच है दोस्तों वो तो आपको एकदम घुमावदार मिलती है नीचे, है ना। जो निचली चोंच होती है वो घूमी होती है नीचे से, बिल्कुल ऐसी, ठीक है। जो ऊपर की चोंच होती है वो कुछ उठी हुई होती है इस प्रकार से, तो उसको अंग्रेजों ने हॉर्न या सिंग बोल दिया, ठीक है। तो इस पक्षी की जो है वो चोंच कैसी है? सिंग की जैसी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हॉर्नबिल। क्लियर। ज्यादा संख्या में ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में मिलता है। भारत में इसके अलग अलग 4 प्रजातियां देखने को मिलती है। संकट में है क्योंकि इसको इसका जो बोल सकते हैं निवास है प्राकृतिक, उसको लेकर खतरा हुआ है, इसलिए ये संकट में है। नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है, इसलिए नागालैंड का जो स्थापना दिवस है, नागालैंड का स्थापना दिवस ध्यान रखेंगे कब होता है? नागालैंड का स्थापना जो है वो 1 दिसंबर को 1963 में देखने को मिलती है। तो इसके स्थापना दिवस 1 दिसंबर को हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल के तौर पर आयोजित किया जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि नागालैंड जो है वो भारत का 16वां राज्य था, भारत संघ का 16वां राज्य था। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को स्थापित किया था और इसकी स्थापना दिवस के अवसर पर ही कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं 1 दिसंबर को हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। और हॉर्नबिल उत्सव मनाने का शुरुआत सन 2000 से की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वहां की जनजातीय संस्कृति जो है उसको बढ़ावा देना, उसको लेकर लोगों में एक प्रकार का प्रचार प्रसार करना, आपस में लोगों से परिचित करवाना, कहीं ना कहीं उस ये एक इंपॉर्टेंट उत्सव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम बात करें नागालैंड के लोगों का दोस्तों, तो ये बोल सकते हैं कि प्रकार के कृषि समुदाय है। नागालैंड के लोग क्या हैं दोस्तों? एक प्रकार से कृषि समुदाय है। अगर हम हॉर्नबिल के दूसरे नाम की बात करें, इसको धनेश पक्षी भी कहते हैं, धनेश पक्षी भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कोप 28 समिट का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ध्यान रखेंगे दुबई में कोप 28 समिट का आयोजन किया जा रहा है। कोप 28 समिट में हाल ही में मोदी जी भी भाग लेने के लिए दुबई गए थे। वहां पर उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण भी दिया और कहीं ना कहीं भारत में 45% तक कार्बन के उत्सर्जन में कमी करने की बात भी उन्होंने कही है। इसके अलावा कोप 28 की बैठक में मोदी जी ने कहा कि कोप 28 जो होगा 2028 में जो इसकी बैठक होगी वो भारत में होनी चाहिए। इसका आमंत्रण भी दिया गया है, प्रस्ताव भी इसका रखा गया है। अगर हम कोप की बात करें दोस्तों तो याद रखिए कि ये एक निकाय है और ये निकाय किसका है? तो ये ध्यान रखेंगे कि UNFCCC, ये जो क्लाइमेट चेंज के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है उस फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा निकाय है कोप, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से आप जानते हैं। और इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष होती है। ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष इसकी अलग अलग देशों में बैठक होती है। इसकी पहले बैठक हुई थी 1995 में। कहां हुई थी? जर्मनी के बर्लिन में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोप की पहली बैठक कब हुई थी? 1995 में जर्मनी के बर्लिन में कोप की पहली बैठक हुई थी। और लेटेस्ट बैठक कहां हुई है? तो ध्यान रखेंगे दुबई में हुई है, जहां पर मोदी जी ने इसको लेकर एक प्रस्ताव रखा है कि 2028 में जो कोप होगा वो भारत में होना चाहिए। अब कोप है क्या? तो मैंने क्या बताया कि ये UNFCCC का सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, अब UNFCCC क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पूरा नाम है UNFCCC का। और ये 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, उस पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अस्तित्व में आया था। इसको लागू किया गया था 21 मार्च 1994 को और इसको 197 देशों के द्वारा, कितने देश? 197 देशों के द्वारा इसको सहमति प्रदान की गई थी। क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में काम करने वाला एक इंपॉर्टेंट संगठन के तौर पर आप इसको देखते हो, जिसका सर्वोच्च निकाय है कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इसके सभी देश के सदस्य जो होते हैं वो बैठते हैं और पर्यावरण के संदर्भ में, क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धताओं को बताते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जिसको भी कोप की मेजबानी करने का मौका मिलता है उस देश का पर्यावरण मंत्री जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। और जैसे ही किसी कोप का उद्घाटन होता है उसके बाद जो व्यक्ति अध्यक्ष होगा उसका चयन भी किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो हाल ही में कोप की बैठक कहां हुई है? दुबई में हुई है। और भारत कब इसकी मेजबानी करना चाहता है? 2028 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में प्रगति मैदान में 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया है, जो दोस्तों 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक चला है। कहां? दिल्ली के प्रगति मैदान पे। भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जिसका नाम है भारत व्यापार संवर्धन संगठन, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें विभिन्न देशों की कंपनियां आती हैं दोस्तों और अपने उत्पादों, अपनी सेवाओं को यहां पर प्रेजेंट करती हैं, जिससे कि उनको लोगों तक पहुंचने में आसानी रहे, उनकी बिक्री जो है वो बढ़ सके। ठीक है, आमतौर पर इसमें देखें दोस्तों तो जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है प्रोडक्ट्स को लेकर, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों की होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो गजराज सुरक्षा तकनीक जो है वो भारतीय रेलवे के द्वारा पेश की गई है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में क्या हुआ? बंगाल में जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है, कौन सा टाइगर रिजर्व? बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, यहां पर एक घटना देखने को मिली जहां पर पार्सल ट्रेन से टकराकर 3 हाथियों की मृत्यु हो गई। जब ये घटना हुई दोस्तों, इसके बाद रेल मंत्रालय जो वो बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि सतर्क हुआ और उसने इस योजना को प्रस्तुत किया। इसके अंदर एक बोल सकते हैं कि अध्ययन सामने आया कि पिछले 10 साल में रेल दुर्घटनाओं में लगभग 200 हाथियों की मृत्यु हो गई है। तो इन समस्या को रोकने के लिए, हाथियों के जीवन को बचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित गजराज सुरक्षा व्यवस्था को, सिस्टम को स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों। और इसमें क्या होता है? ये दबाव तरंगों पर आधारित व्यवस्था है। जैसे हाथी वहां गुजरते हैं तो उनके
पैरों के वजन के कारण, हाथी के वजन के कारण दबाव तरंगे उपस्थित होती हैं। ये दबाव तरंगे जो होती हैं ये इनके द्वारा एक कंपन निकलता है दोस्तों, और वो कंपन जो है वो बोल सकते हैं कि केबल्स के माध्यम से जो स्टेशन मास्टर है वहां तक पहुंचेगा, और वो रेल को पहले ही सूचना दे देगा कि हाँ भाई यहाँ पर हाथी गुजरना है, तो रेल जो होगी वो पहले ही रोक ली जाएगी। और यहाँ याद रखिएगा कि 200 मीटर पहले ही इसकी जानकारी जो होगी वो मिल जाती है, इसलिए इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि शुरू किया जा रहा है गजराज सुरक्षा मिशन के तहत। भारत के जितने भी हाथियों वाले प्रदेश हैं वहां पर अगले 8 महीने में इसको लागू किया जाएगा, ये भी योजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण एवं सुरक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल मकरंद रनाड़े को इसका हेड नियुक्त किया गया। ध्यान रखेंगे जो एयर मार्शल राजीव कुमार का स्थान लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, भारत की एयरफोर्स की हम बात करें तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे भारत में करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर हुए क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बेहतर तैयार कर लीजिएगा, जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के नए प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।